प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। हमने उसके अंतर्गत सहकारिता का अध्ययन शुरू किया था। हमने सहकारिता का अर्थ समझा, सहकारिता की परिभाषाओं को समझा, सहकारिता की परिभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की सहकारिता की परिभाषाओं को समझा, सहकारिता का अर्थ जानने का प्रयास किया। आज हम सहकारिता के लक्षण का अध्ययन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता के लक्षण, सहकारिता की विशेषताएं क्या हैं। अब हम सहकारिता की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद अब सहकारी अर्थव्यवस्था के सहकारिता के लक्षण का अध्ययन करेंगे। तो पहला लक्षण है विद्यार्थियों, सहकारिता एक उपक्रम है, यानी सहकारिता एक कॉर्पोरेशन इज एन अंडरटेकिंग, यानी सहकारिता एक उपक्रम है तथा एक ऐसी संस्था है जो परोपकारी संस्था या धार्मिक संस्था से भिन्न है। यह एक ऐसा उपक्रम है जो पारस्परिक सहायता यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन और आत्म सहायता के माध्यम से समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी ये संगठन समान आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और यह पारस्परिक सहायता तथा आत्म सहायता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संगठन का संचालन सदस्यों द्वारा स्वयं के जोखिम पे किया जाता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी सदस्यों द्वारा आपस में किया जाता है। यह उपक्रम सहकारिता के सिद्धांतों पर काम करता है, यानी सहकारिता एक उपक्रम है, एक संस्था है, पहली विशेषता। दूसरी, ऐच्छिक संगठन। पहली तो क्या है, सहकारिता एक उपक्रम। दूसरी, ऐच्छिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि सहकारी उपक्रम एक ऐसा संगठन है जैसे जिसमें सहकारी सदस्यों पर किसी प्रभाव का सदस्यता के लिए दबाव नहीं बनाया जाता। वे स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी सहकारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से उसका त्याग भी कर सकते हैं। यानी सहकारिता एक स्वतंत्र सार्वलौकिक संगठन है, यानी सहकारी संगठन ऐच्छिक संगठन है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से इसकी सदस्यता त्याग सकता है। दूसरी विशेषता हो गई ऐच्छिक संगठन। तीसरी विशेषता है व्यक्तियों का संघ, यानी व्यक्तियों का संघ है, यानी सहकारी संगठन एक व्यक्तियों का संघ है। सहकारिता में व्यक्ति मानव की हैसियत से शामिल होता है। सहकारिता के अंतर्गत एक कंपनी के समान पूंजी एकत्रित करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं होती है। यानी सहकारी संस्था एक कंपनी की तरह नहीं होती है। एक कंपनी तो एक अवैयक्तिक यानी संस्था है जो केवल पूंजी एकत्रित करती है, लेकिन सहकारी संस्था व्यक्तियों का संगठन है। सहकारी संस्था पूंजी एकत्रित करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं है। कंपनी की तरह ये एक अवैयक्तिक संस्था नहीं है। ये सभी इसके सदस्य व्यक्तियों का एक संघ है। यहां व्यक्ति को पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जो एक कंपनी होती है उसमें पूंजी को महत्व दिया जाता है, लेकिन सहकारी संगठन में व्यक्ति को महत्व अधिक दिया जाता है, पूंजी को नहीं दिया जाता। सहकारी संस्था कंपनी के समान पूंजी एकत्रित करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, जनतांत्रिक प्रशासन। ये सबसे बड़ी विशेषता है। विद्यार्थियों, सहकारी संस्था को पूंजीवादी संस्थाओं से कैसे भिन्न किया जा सकता है। सहकारी संस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। सहकारी व्यवस्था में अंतर्गत प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है, चाहे उसके पास पूंजी के कितने भी अंश हों। उसका मत एक ही है और निर्णय लेने में सभी सदस्यों को समान अधिकार है। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो सहकारी संस्था को एक पूंजीवादी संस्था से या एक अन्य संस्थाओं से भिन्न बनाती है। इस
आधार पर हम ये कहते हैं कि सहकारी संस्था प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक मूल्यों पर कार्य करती है। अगली विशेषता न्याय पर आधारित। एक सहकारी संस्था न्याय पर आधारित होती है। न्याय पर किस प्रकार आधारित होती है कि सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को लाभ का बंटवारा उसके द्वारा विनियोजित यानी इन्वेस्टेड कैपिटल विनियोजित पूंजी के आधार पर नहीं होता है। यानी किसी सहकारी संस्था में जो लाभ का बंटवारा होता है वह विनियोजित पूंजी के आधार पर नहीं होता है। यानी कितना कैपिटल उसने लगाई इस आधार पे लाभ का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर किया जाता है। जो सदस्य संस्था से जितना अधिक लेन देन करेगा, जो सदस्य संस्था से जितने अधिक लेन देन करेगा उसे लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। यानी लाभ के वितरण का आधार विनियोजित पूंजी सहकारी संस्थाओं में नहीं होता है, इसलिए सहकारी संस्थाएं न्याय पर आधारित हैं। ये विशेषताएं ऐसी हैं जो सहकारी संस्था को अन्य संस्थाओं से भिन्न बनाती है। एक तो जनतांत्रिक प्रशासन, न्याय पर आधारित होना, व्यक्ति को यहाँ अधिक महत्व दिया जाता है, ऐच्छिक संगठन है, ये इसे साम्यवादी संगठनों से भिन्न कर देता है। ऐच्छिक है, ये किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। अगली विशेषता यहाँ है समानता का अधिकार। सहकारिता में सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उसने कितनी पूंजी लगाई है, चाहे शिक्षित हो, चाहे अमीर हो। प्रत्येक सदस्य हर एक सदस्य समान होता है, बराबर होता है। यानी इस प्रकार सहकारिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न है। समाज सहकारिता में प्रत्येक सदस्य को समान महत्व प्राप्त होता है। अगली विशेषता पारस्परिक सहयोग एवं एकता। यानी सहकारिता पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता। पहला जो सहकारिता का मूल मंत्र है वो है पारस्परिक सहायता। यानी हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो अपने आप हमारी सहायता हो जाएगी। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, ये एक सहकारिता का मूल सिद्धांत है। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता। दूसरा ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सब एक के लिए व एक सब के लिए। इस विषय में कहा जाता है कि बिखरी हुई पानी की बूंदें केवल सूख जाती हैं। अगर पानी की बूंदें बिखरी हुई तो वो सूख जाती हैं, लेकिन अगर पानी की बूंदें वही पानी की बूंदें यदि इकट्ठा हो जाएं तो वो समुद्र बन जाएगा। समुद्र में जहाज चल सकते हैं, बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं। यानी एकत्र होने में कितनी शक्ति है। यानी सहकारिता इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, सब एक के लिए व एक सब के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये 7वीं विशेषता। 8वीं विशेषता सेवा भावना। यानी सहकारिता सेवा भावना पर आधारित है। ये लाभ के स्थान पर सेवा से ओतप्रोत है। यानी ये यहाँ लाभ के बजाय सेवा को महत्व दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल लाभ, निजी लाभ को महत्व दिया जाता है। तालमकी ने इस विषय में कहा है कि सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि व्यवसाय व सेवा भावना का मिश्रण है, जो निष्ठा, भाईचारे तथा सहकारी भावनाएं उत्पन्न करता है। यानी सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं है, तालमकी ने कहा, बल्कि व्यवसाय व सेवा भावना का मिश्रण है। यानी यहाँ सर्विस मोटिव, सेवा भावना प्रधान। अगली विशेषता 9वीं है शोषण का अंत। यानी सहकारिता का जन्म ही शोषण की समाप्ति के लिए हुआ है। सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जो शोषण से मुक्ति के लिए शुरू किया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, क्योंकि लाभ ही मुख्य आधार है, इसलिए यहाँ शोषण विद्यमान रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन सहकारिता में सेवा भावना मूल रहती है, सेवा भावना का उद्देश्य प्रधान रहता है, इसलिए यहाँ शोषण का स्थान नहीं है। यानी सहकारिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से इस मामले में भिन्न है कि यहाँ शोषण का कोई स्थान नहीं। अगला जो विशेषता है वह है विश्वव्यापी आंदोलन। अब सहकारिता एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। पूरे विश्व में सहकारिता का आंदोलन फैल चुका है। इसका क्षेत्र असीमित है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे हम कह लें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, सभी ने सहकारिता के महत्व को समझा है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार, सेवाएं, सभी पर
सभी में सहकारी संस्थाएं स्थापित हैं, सभी में सहकारिता, आर्थिक विश्व की समस्त क्रियाओं को सहकारिता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो ये एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है। अगला बिंदु यहां पे आएगा सामाजिक व आर्थिक आंदोलन। सहकारिता एक विश्वव्यापी आंदोलन तो बन ही गया है, साथ में एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन भी है। ये मात्र आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक भी है। सहकारिता से गरीब व निर्बल वर्ग की विकास का विकास होता है। ये शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक क्रांति ला सकता है। यानी ये सामाजिक आंदोलन भी है और आर्थिक आंदोलन भी। अगला बिंदु यहां पे आएगा 12वां, मध्य मार्ग। सहकारिता पूंजीवाद और साम्यवाद के गुणों का समावेश करता है, तो दोनों के बीच एक मध्य मार्ग है। यानी सहकारिता पूंजीवाद व समाजवाद के मध्य का मार्ग है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के गुणों का समावेश है। इसमें ये दोनों अतिवादी व्यवस्थाओं के मध्य का मार्ग है। अगला बिंदु यहां पे आएगा 13वां बिंदु, संघात्मक प्रकृति। यानी सहकारी संस्थाओं की प्रकृति संघात्मक होती है। सहकारी आंदोलन संघात्मक पद्धति पर आधारित है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में हम देखेंगे कि सहकारी संस्थाओं में संघात्मक ढांचा देखने को मिलेगा। जैसे ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समिति होती है, यानी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक साख समिति। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक होता है। यानी अन्य क्षेत्रों में भी हम देखेंगे कि सहकारिता में एक संघात्मक ढांचा है, क्योंकि सहकारिता एकता तथा साथ साथ काम करने की भावना पर आधारित है। इसलिए सहकारी समितियों में संघात्मक ढांचा देखने को मिलता है। जैसे प्राथमिक साख समिति हो गई जिला स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक हो गया। अगली यहां विशेषता, 14वीं विशेषता है खुली सदस्यता। यानी सहकारी संस्थाओं में मेंबरशिप यानी सदस्यता खुली है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य जब चाहे बन सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है, यानी खुली सदस्य। अगला यह बिंदु आएगा 15वां, समुदाय का समग्र विकास। यानी समुदाय का समग्र विकास। यह सहकारिता मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह संपूर्ण समुदाय के चाहे आर्थिक विकास, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए यह सहायक है। यह सहकारी आंदोलन हमें सामूहिक विकास की ओर ले जाता है। अगली विशेषता ये निर्बल व्यक्तियों का संगठन है। सहकारी संस्था एक निर्बल व कमजोर व्यक्तियों का संगठन है। ये संपन्न व आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व्यक्तियों का ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर व्यक्ति समृद्ध है, संपन्न है, तो वह सहकारी संगठन क्यों बनाएगा। इसलिए सहकारी संस्था उन निर्बल लोगों का समूह है जो अपनी समस्याएं व्यक्तिगत रूप से तो हल नहीं कर सकते, लेकिन यदि वो सामूहिक हो जाए, एकत्रित हो जाए, तब वे अपनी समस्याओं को वो हल कर सकते हैं। यानी निर्बल व्यक्ति अकेला अपनी समस्याएं हल नहीं कर पाता, लेकिन वह अन्य समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों को संगठित कर उनके साथ मिलकर अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। इसी सिद्धांत पर सहकारिता आधारित है। अगली विशेषता हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने सहकारिता काम करो की भावना पर आधारित है। यानी द स्पिरिट ऑफ डूइंग वर्क। यानी ये निष्क्रिय व्यक्तियों का संगठन नहीं है, ये उन व्यक्तियों का संगठन है जो आपस में आपसी सहयोग से आत्म सहायता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करते हैं, अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करते हैं। और ये निष्क्रिय व्यक्तियों का संगठन नहीं है, ये काम करो की भावना पर आधारित है। इस प्रकार हमने अभी तक 17 बिंदु देखे सहकारिता के लक्षण के। यहाँ हमने सहकारिता के लक्षण के 17 बिंदु देखे। अगला यहाँ बिंदु आएगा 18वां बिंदु, वह है पूंजी की अपेक्षा मानव पर अधिक बल, मानव को अधिक महत्व।
यानी पूंजी की अपेक्षा सहकारिता पूंजी आधारित नहीं होती, क्योंकि सहकारिता में जो मत होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मत होता है, चाहे वह इसने कितनी भी पूंजी इसने विनियोजित की हो। यानी यहाँ पे 18वां बिंदु आएगा, पूंजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व, पूंजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व, पूंजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व, को अधिक महत्व, अधिक महत्व। इसी संबंध में होली ओक ने इसमें कहा है कि समाज के लिए यह श्रेयस्कर रहेगा, कि समाज के लिए यह श्रेयस्कर रहेगा और उचित कि पूंजी पर मनुष्यों का स्वामित्व रहे, ना कि मनुष्य पर पूंजी का। यानी समाज के लिए यह श्रेयस्कर और उचित है कि पूंजी पर मनुष्यों का स्वामित्व रहे, ना कि मनुष्य पर पूंजी का, मनुष्य पर पूंजी का नहीं। यानी मनुष्य पर यानी यहाँ पे हम पूंजी की अपेक्षा सहकारिता में मनुष्य पर अधिक बल देते हैं। अगला बिंदु यहाँ पे आएगा 19वां, स्वतः संचालित, यानी सहकारी संगठन स्वतः संचालित होते हैं। सहकारी संगठन स्वतः संचालित होते हैं प्रजातांत्रिक प्रबंध के आधार पर। सामान्य सभा में सदस्य संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी जो संचालक मंडल होता है यहाँ पे, उसका चुनाव यहाँ के सदस्य करते हैं और उन्हीं में से प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार सहकारी संस्थाएं स्वतः संचालित होनी चाहिए, यहाँ सरकारी हस्तक्षेप का स्थान नहीं होना चाहिए। 20वां बिंदु यहाँ पे आएगा पारस्परिक सहायता की भावना, यानी सहकारिता का मूल भावना ही ये है पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो अपनी सहायता स्वयं हो जाएगी, यानी पारस्परिक सहायता पर आधारित है सहकारिता। अगला यह बिंदु आ गया पारस्परिक सहायता, पारस्परिक सहायता पर आधारित। 21वां बिंदु सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान, सहकारिता से सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान सहकारिता से संभव है। ये मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी ये हमारा 21वां बिंदु। सहकारिता व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व नैतिक सभी पक्षों में उत्थान में योगदान देता है। नैतिकता के विकास से समाज में सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। यानी आज हमने विद्यार्थियों, आज की ई लेक्चर में हमने सहकारिता के लक्षण, सहकारिता की विशेषताओं का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत हमने सहकारिता के लक्षण को पढ़ा। तो पहला लक्षण क्या था? सहकारिता एक उपक्रम है। दूसरा, एक ऐच्छिक संगठन है, यानी इसमें कुछ सदस्यता के लिए कोई दबाव नहीं रहता। तीसरा, व्यक्तियों का संघ है, पूंजी की अपेक्षा व्यक्तियों पर अधिक महत्व है। चौथा, जनतांत्रिक प्रशासन पर आधारित है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सदस्य का एक ही मत है, चाहे उसके पास उसने कितने भी अंश विक्रय किए हों, कितने भी अंश क्रय किए हों, उसने कितने भी अंश खरीदे हों, लेकिन उसका मत एक ही रहता है, कितने भी अंश उसने क्रय किए हों। पूंजी पर आधारित नहीं होता यहाँ पे। पांचवा, न्याय पर आधारित है, लाभ का वितरण पूंजी के आधार पर नहीं किया जाता। छठा, समानता पर आधारित है, प्रत्येक सदस्य समान है, चाहे वह किसी भी वर्ग से आता हो। सातवां, पारस्परिक सहयोग एवं एकता, ये इसके दो मूल मंत्र हैं कि पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, सब एक के लिए व एक सबके लिए। आठवां, ये सेवा भावना से ओतप्रोत है। नवां, यहाँ शोषण का अंत होता है। 10वां, विश्वव्यापी आंदोलन। 11वां, सामाजिक आर्थिक आंदोलन है।
12वां मध्य मार्ग है, ये साम्यवाद और पूंजीवाद की मध्य, ये मध्य मार्ग है। 12वां संघात्मक पद्धति पर आधारित है, यहाँ संघात्मक ढांचा मिलता है हमें सहकारी संस्थाओं में। हमने देखा अगला, यहाँ खुली सदस्यता है, कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसकी सदस्यता त्याग सकता है, जब चाहे इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यह समुदाय के समग्र विकास पर आधारित है, के लिए निर्बल व्यक्तियों का संगठन है, काम करो की भावना पर आधारित है, यहाँ निष्क्रिय व्यक्तियों का स्थान नहीं है। अगला, पूंजी की अपेक्षा मानव को यहाँ अधिक महत्व दिया जाता है। अगला 19वां स्वतः संचालित है ये। 20वां पारस्परिक सहायता की भावना पर आधारित है और 21वां सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान। इस प्रकार हमने सहकारिता की लक्षण के 21 विशेषताएं देखी। आगे हम सहकारिता का उद्गम, सहकारिता के विकास पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में विद्यार्थियों हमने सहकारिता के लक्षण पढ़े, आगे हम इसकी और इसके बारे में पढ़ेंगे, सहकारिता का उद्गम कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।